हिंडनबर्ग रिसर्च पर ताला। आखिर एंडरसन ने अचानक क्यों ये फैसला लिया है? क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च एक काफ़ी चर्चा में भी रही है और विवादों में भी रहा है। और अडानी के मामले में भी आप लोगों ने देखा होगा, सेबी प्रमुख के मामले में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। तो अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग बंद होने जा रही है। कंपनी के संस्थापक नेट एंडरसन ने इसकी जानकारी दी है और हिंडनबर्ग रिसर्च की वेबसाइट पर पर्सनल नोट में नेट एंडरसन ने कहा कि जैसा कि मैंने पिछले साल के अंत से ही अपने परिवार, दोस्तों और अपनी टीम को बताया था कि मैंने हिंडनबर्ग रिसर्च को भंग करने का फैसला किया है, लेकिन इस रिसर्च ने अडानी को तगड़ा झटका दे दिया था। एंडरसन ने साल 2017 में हिंडनबर्ग रिसर्च का गठन किया था और एंडरसन ने अपने नोट में कहा कि ये फैसला काफी सोच विचार करके किया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले की कोई वजह नहीं है। इस समय कंपनी को बंद करने के फैसले पर एंडरसन ने लिखा कि कोई एक वजह नहीं है, कोई खास डर नहीं है, कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है और कोई निजी मुद्दा भी नहीं है। एंडरसन ने यह भी कहा है कि हिंडनबर्ग उनके जीवन का बस एक अध्याय है, ये उनके जीवन का मुख्य केंद्र नहीं है। और अदानी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जोगेशिंदर सिंह ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लिखा कि कितने गाजी आए, कितने गाजी गए। एंडरसन का ये फैसला ऐसे समय में आया जब डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और साथ ही हाल ही में अमेरिकी संसद की जुडिशरी कमेटी के सदस्य और रिपब्लिकन लॉन्स गुडेन ने न्याय विभाग से अदानी केस से जुड़े सभी दस्तावेज सुरक्षित रखने को कहा था। शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग को जून 2024 में भारत की बाजार नियामक संस्था सेबी ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था और सेबी का कहना था कि हिंडनबर्ग ने रिसर्च एनालिस्ट के लिए तय नियमों का उल्लंघन किया है। और देखिए, सेबी के बारे में भी याद रखा करिएगा, मैं बात कर रहा हूँ किसकी? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। इसे हिंदी में आप लोग भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नाम से जानते हैं। हिंडनबर्ग ने भारत में उस समय सुर्खियां बटोरी थी जब उसने अडानी पर एक रिपोर्ट जारी की थी और इसमें अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी और विनोद अदानी पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि अदानी ग्रुप ने इन आरोपों से इनकार किया था। इसके बाद पिछले साल हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। माधवी बुच और उनके पति ने इससे इनकार किया था और सेबी ने भी इस मामले में बयान जारी किया था। अडानी पर रिपोर्ट तो भारत में तब चर्चा में आई जब इसने 24 जनवरी 2023 को देश के प्रमुख औद्योगिक घराने अडानी समूह के खिलाफ रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया था कि अदानी समूह के मालिक गौतम अडानी ने 2020 से ही अपनी 7 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में हेरफेर के जरिए $100 अरब कमाए हैं। रिपोर्ट में गौतम अडानी के भाई विनोद अदानी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि वो 37 सेल कंपनियां चलाते हैं और जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। हालांकि अडानी समूह ने इन आरोपों को निराधार बताया था और इस रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों को $150 अरब का नुकसान हो गया था और रिपोर्ट आने के एक महीने के भीतर अडानी की नेटवर्क में $80 बिलियन यानी कि 6.63 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट आई थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के 10 दिनों के भीतर वो रईसों की टॉप 20 लिस्ट से बाहर भी हो गए थे। इसके अलावा गौतम अडानी को कंपनी के 20,000 करोड़ रुपए की एफपीओ को भी रद्द करना पड़ा था और कंपनी भारी नुकसान में चली गई थी। और इस रिपोर्ट ने भारत में राजनीतिक तूफान मचा दिया था। कंपनी की कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर संसद में सवाल पूछे गए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 3 जनवरी 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच के लिए विशेष दल एसआईटी बनाने या केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के अनुरोध को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी पर भरोसा जताया था और फैसले के बाद अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने एक्स पर पोस्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा। माधवी बुच पर भी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। इसके बाद हिंडनबर्ग ने पिछले साल अगस्त में अपनी एक रिपोर्ट में भारत के सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर नियामक सेबी की मौजूदा चेयरमैन
माधवी बुच और उनके पति धवल बुच पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया था। हिंडनबर्ग ने व्हीसल विलोवर दस्तावेजों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जो अडानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हुई थी। बाद में सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने 2 पन्नों का एक बयान जारी कर हिंडनबर्ग के दावों पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट में जिस फंड का जिक्र किया गया उसमें 2015 में निवेश किया गया था एवं माधवी के सेबी का सदस्य बनने से 2 साल पहले का मामला था। सेबी ने भी इस मामले पर कहा था कि ऐसी रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देने से पहले उस जानकारी का सही से आकलन कर लेना चाहिए और सेबी ने उस समय कहा था कि निवेशकों को पता होना चाहिए कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट एक डिस्क्लेमर शामिल है और जिसमें कहा गया है कि कंपनी जिन बॉन्ड्स की चर्चा कर रही है उनमें शॉर्ट पोजीशन रख सकती है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया था कि सेबी की चेयरपर्सन की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जिनका इस्तेमाल अदानी ग्रुप की कथित वित्तीय अनियमितताओं में हुआ था और इसमें कहा गया था कि सेबी ने अडानी की दूसरी संदिग्ध शेयर होल्डर कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है जो इंडिया इन्फोलाइन की ईएम रीसर्जेंट फंड और इंडिया फोकस फंड की ओर से संचालित की जाती हैं। रिपोर्ट में माधवी बुच के निजी हितों और बाजार नियामक प्रमुख के तौर पर उनकी भूमिकाओं पर भी सवाल उठाए गए थे और हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना था कि अदानी ग्रुप को लेकर सेबी ने जो जांच की है उसकी आप देखते हैं कि व्यापक जांच होनी चाहिए और हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा था कि व्हीसल विलोवर से उसे जो दस्तावेज हासिल हुए हैं उनके मुताबिक सेबी ने नियुक्ति से कुछ सप्ताह पहले माधवी पुरी बुच के पति धवल बुच ने मॉरिशस के फंड प्रशासक ट्रीडेंट ट्रस्ट को ईमेल किया था और इसमें उनके और उनकी पत्नी के ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश का जिक्र था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया था कि माधवी बुच के सेबी अध्यक्ष बनने से पहले उनके पति ने अनुरोध किया कि संयुक्त खाते को वह ऑपरेट करेंगे। इसका मतलब यह है कि वो माधवी बुच के सेबी अध्यक्ष बनने से पहले पत्नी के खाते से सभी एसेट्स को हटा देना चाहते थे। इस पर प्रतिक्रिया क्या आई? बाद में सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने बयान जारी कर हिंडनबर्ग के आरोपों का खंडन किया था। उन्होंने आरोपों को दुर्भावना से प्रेरित बताया था और बयान में कहा गया था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जिस फंड का जिक्र है उसमें निवेश करने का फैसला 2015 में किया गया था। दोनों उस समय आम नागरिक थे और सिंगापुर में रहते थे। ये माधवी पुरी बुच के सेबी में काम करने के करीब 2 साल पहले की बात है। इस फंड में निवेश करने का फैसला इसलिए किया गया था क्योंकि फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अनिल आहूजा धवल के बचपन के दोस्त थे और वे दोनों एक दूसरे को स्कूल और आईआईटी दिल्ली के समय से जानते थे। जब आहूजा ने 2018 में उस फंड हाउस को छोड़ दिया तो हमने भी अपने निवेश को भुना लिया था। बयान में कहा गया था कि अनिल आहूजा ने स्पष्ट किया कि किसी भी समय फंड हाउस में किसी भी अदानी समूह की कंपनी के किसी भी बॉन्ड इक्विटी या डेरिवेटिव में निवेश नहीं किया गया था और सेबी ने कहा था कि अदानी समूह के मामले में सेबी ने 24 में से 23 जांचों को पूरा कर लिया और आखिरी जांच में भी लगभग पूरी होने वाली है। सेबी के अनुसार उसने अदानी समूह को 100 से ज्यादा समन से लगभग 1100 पन्ने पत्र और ईमेल जारी किए। इसके अलावा सेबी ने घरेलू और विदेशी नियामकों से 300 से ज्यादा बार बातचीत की गई और साथ ही 12,000 पन्नों के दस्तावेजों की समीक्षा भी की गई है। माधवी पुरी बुच को घेरने वाली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी समूह ने भी प्रतिक्रिया दी थी। ग्रुप ने एक बयान जारी कर कहा था कि हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए आरोपों में दुर्भावना और शरारतपूर्ण तरीके से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का चयन किया गया है ताकि निजी लाभ के लिए पहले से तय निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके और यह तथ्यों और कानूनों का उल्लंघन है। बयान में कहा गया था कि हम अदानी समूह पर लगाए गए आरोपों को पूर्ण रूप से खारिज करते हैं। यह आरोप उन बेबुनियाद दावों की रिसाइकलिंग है और जिनकी पूरी तरह से जांच की जा चुकी है। इन आरोपों को जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ही खारिज किया जा चुका है। क्या करती रही ये कंपनी? अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च वैसे तो अब बंद होने जा रही है, लेकिन इसका एक प्रमुख काम शॉर्ट सेलिंग भी था। एक कंपनियों पर अपनी रिपोर्ट के जरिए उनमें अपनी पोजीशन बनाती थी और इससे पता चल सकता है कि क्या कुछ कंपनियों के बाजार मूल्य में गिरावट आ सकती है। और कंपनी के फाउंडर नेट एंडरसन खुद को एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर बताते रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च 2017 से काम कर रही है। उसका दावा है कि उसने अब तक कई ऐसी रिपोर्ट्स जारी की हैं और जिसमें अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अलावा देश विदेश की कंपनियों में गैर कानूनी लेन देन और वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया है।
हिंडनबर्ग रिसर्च अफीरिया, परसिंग गोल्ड, निकोला और कुछ दूसरी नामी गिरामी कंपनियों में वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करने का दावा भी करती है। हिंडनबर्ग का दावा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी अपनी रिपोर्ट और दूसरी तरह की कार्रवाइयों से पहले भी कई कंपनियों के शेयर गिरा चुकी है, बर्बाद कर चुकी है। अडानी से पहले हिंडनबर्ग का नाम जिस बड़ी कंपनी के साथ जुड़ा था वो थी ट्रक कंपनी निकोला। ये मामला जब अदालत तक पहुंचा तब निकोला कंपनी के फाउंडर को दोषी पाया गया था। हिंडनबर्ग के पीछे कौन, ये भी सवाल उठता है। हिंडनबर्ग रिसर्च के प्रमुख नेथन और नेट एंडरसन है। एंडरसन ने साल 2017 में इस कंपनी की स्थापना की थी। नेट एंडरसन ने अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। एंडरसन ने इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की थी और करियर की शुरुआत फैक्ट सेट रिसर्च सिस्टम नाम की एक डेटा कंपनी से की थी। इस कंपनी में एंडरसन ने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ काम किया था। साल 2020 में वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में एंडरसन ने कहा था, मैंने महसूस किया कि ये लोग साधारण सा विश्लेषण कर रहे थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एंडरसन ने इजराइल में कुछ वक्त के लिए एम्बुलेंस भी चलाई थी। एंडरसन के लिंक्डइन प्रोफाइल में लिखा है कि एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम करते हुए मैंने सीखा कि कैसे बहुत प्रेशर में काम किया जाता है। एंडरसन के इसी प्रोफाइल में लिखा है कि उनके पास 400 घंटों का मेडिक अनुभव भी है। और कई इंटरव्यू में एंडरसन अपना रोल मॉडल अमेरिकी अकाउंटेंट हैरी मार्कोपोलिस को बताते हैं। एंडरसन के रोल मॉडल हैरी ने भी साल 2008 के बेर्नार्ड मैडॉफ पोंजी स्कीम से जुड़े भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को बताया था। इसी मैडॉफ पर हाल ही में नेटफ्लिक्स की सीरीज भी रिलीज हुई है। इस सीरीज का नाम था द मॉन्स्टर ऑफ वॉल स्ट्रीट। हिंडनबर्ग नाम कहां से आया था? साल 1937 में जर्मनी में हिटलर का राज था। इस दौर में एक एयरशिप था, नाम था हिंडनबर्ग एयरशिप। एयरशिप के पीछे नाजी दौर की गवाही देता स्वास्थ्य बना हुआ था। अमेरिका की न्यू जर्सी में इस एयरशिप को जमीन से जो लोग देख रहे थे उन्हें तभी कुछ असामान्य दिखा। एक तेज धमाका हुआ, आसमान में दिख रहे हिंडनबर्ग एयरशिप में आग लग गई। लोगों की चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। एयरशिप जमीन पर गिर गया और 30 सेकंड से कम वक्त में सब तबाह हो चुका था। वहां मौजूद लोगों को बचाने के लिए कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ लोगों को बचाया जा सका, कुछ को बचाने के लिए काफी देर हो चुकी थी। जलते एयरशिप के धुएं से ने आसमान को काला कर दिया। अब जो बचा था वो एयरशिप के अवशेष थे और इस एयरशिप में 16 हाइड्रोजन गैस की गुब्बारे थे। एयरशिप में करीब 100 लोगों का जबरन बैठा दिया गया था। हादसे में 35 लोगों की जान चली गई थी। माना जाता है कि हाइड्रोजन के गुब्बारे में पहले भी हादसे हुए थे। ऐसे में सबक लेते हुए इस हादसे से बचा जा सकता था। तो यहीं से ये नाम हिंडनबर्ग निकल के आया हुआ था। तो यही कहानी है हिंडनबर्ग रिसर्च की।